हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BPSM 161 राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। पेपर कोड जरूर मैच कर लीजिएगा। जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है क्योंकि हम इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई वीडियो यूजफुल लगते है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया तो आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं shop.hindustanknowledge.com। यहाँ सर्च सेक्शन में जाएंगे और जो भी पेपर आपको चाहिए उसका नाम सर्च करेंगे और यहाँ पर आपके गेस्ट पेपर आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है, राज्य को परिभाषित कीजिए और इसके ऐतिहासिक विकास पर चर्चा कीजिए। यानी राज्य की परिभाषा हमें देनी है और इसके ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ इस पे हमें चर्चा करनी है। ठीक है, जब भी अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो 3 भागों में करेंगे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन यानी परिचय, प्रस्तावना या भूमिका, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। और उसके बाद मेन पॉइंट यानी मुख्य बिंदु जिसमें आप अपने आंसर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, उदाहरण डालेंगे इसमें। और लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं यानी प्रस्तावना से शुरू करते हैं। राज्य यानी स्टेट एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता पर आधारित होती है। राज्य का मुख्य कार्य समाज में शांति, सुरक्षा, न्याय व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना होता है। राज्य के बिना समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना कठिन है। यानी राज्य एक ऐसी संस्था है जो 4 तत्वों से मिलकर बनी है, जैसे भूभाग, जनसंख्या यानी मुख्य तत्व बता रहे हो, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। और इसका काम जो होता है वो होता है समाज में शांति रखना, सुरक्षा लाना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और यह एक मजबूत कानूनी व्यवस्था बनाने में भी सहायक है। राज्य की परिभाषा, राज्य वह राजनीतिक संगठन है जिसके 4 प्रमुख तत्व होते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति रखता है और कानून बनाने तथा उन्हें लागू करने का अधिकार रखता है। यानी सर्वोच्च शक्ति जो होती है वो राज्य के पास होती है। कानून बनाना और लागू करना भी इसी का कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अनुसार राज्य वह संगठित राजनीतिक समुदाय है जो निश्चित क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता के साथ शासन करता है। यानी राजनीतिक विज्ञान में जो राज्य की परिभाषा है वो ये है कि यह एक संगठित समुदाय है और सर्वोच्च सत्ता रखने वाला जो है शासक यही होता है। राज्य के कुछ आवश्यक तत्व जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे उसको थोड़ा सा अब हम डीप एनालाइज करेंगे या फिर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करेंगे। तो जनसंख्या में रहने वाले लोगों का एक समूह जनसंख्या कहलाता है। यानी किसी राज्य में रहने वाला एक समूह जो होता है वो जनसंख्या कहलाता है। बिना जनसंख्या के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी जहां पे जनसंख्या नहीं होगी वहां एक राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। निश्चित भूभाग, हर राज्य का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां उसकी सत्ता लागू होती है। यानी एक ऐसा क्षेत्र होता है भौगोलिक जहां पर उसकी सत्ता चलती है। जैसे किसी एक पर्टिकुलर जगह के यहाँ पर जो भी राजनीतिक कानून बनाए जाएंगे वो यहाँ के लोगों पर सब पर अप्लाई होंगे यानी लागू होंगे। सरकार राज्य का प्रशासन चलाती है, कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। यानी सरकार का जो काम होता है वो कानून बनाना, लागू करना और पूरी प्रशासन व्यवस्था की देखरेख करना होता है। आज मेरा माउस खराब हो गया है तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता रखता है और किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं होता है। यानी संप्रभुता सीधे सीधे बोलते हैं कि सर्वोच्च शक्ति जो है राज्य के पास है और किसी भी शक्ति का ये अधीन नहीं होता है। राज्य के ऐतिहासिक विकास, यानी हम देखते हैं कि राज्य का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ है। राज्य का विकास एक लंबे ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। समय के साथ राज्य का स्वरूप बदलता गया और धीरे धीरे से हम देखते हैं कि परिवर्तन आते गए हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। आदिम समाज, यानी इसके अंदर आने वाले प्रमुख बिंदु पढ़ लेते हैं। आदिम समाज, प्रारंभ में मनुष्य छोटे छोटे परिवार और कबीलों में रहता था। उस समय कोई संगठित राज्य नहीं हुआ करता था और समाज का संचालन परंपराओं और कबीलों के मुखिया द्वारा किया जाता था। यानी उस समय जो कबीले बनाए जाते थे उनका जो एक मुखिया डिसाइड होता था वो ही पूरा संचालन किया करता था
उस समय कोई एक संगठित राज्य नहीं था। जनजातीय राज्य, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी और कई कबीले मिलकर एक समूह बनाने लगे। इन समूहों के नेतृत्व मुखिया या सरदार करता था। मुखिया जो होता था वो और सरदार जो होता था वो करता था। ये राज्य का प्रारंभिक रूप है, यानी इन कबीलों ने मिलकर जो है एक व्यवस्थित राज्य के निर्माण की नींव रखी, यानी शुरुआत यहीं से होती है जब छोटे छोटे कबीले मिलकर एक राज्य का निर्माण कर देते हैं। प्राचीन राज्य, यानी पहले के राज्य कैसे हुआ करते थे? कृषि और नगरों के विकास के साथ बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। भारत में महाजनपद, मौर्य और गुप्त साम्राज्य तथा मिस्र, यूनान और रोम जैसी शक्तिशाली राज्यों का विकास हुआ। यानी पहले जो राज्य थे वो कृषि और नगरों के साथ जुड़े होते थे, उनके विकास के साथ जुड़े होते थे। भारत में जो मुख्य रूप से विकसित हुए वो थे जैसे महाजनपद, मौर्य, गुप्त साम्राज्य, मिस्र, यूनान और रोम। ये बहुत शक्तिशाली राज्यों का विकास हुआ। इस समय राजा सर्वोच्च शासक हुआ करता था। उसके बाद आते हैं सामंती राज्य। मध्यकालीन में सामंतवाद का विकास हुआ था। ये सामंत आपको पता है कि एक राज्य होता है, इसका एक हेड होता है, एक राजा होता है, और वो अपने जो राज्य है उसे 3-4 भागों में डिवाइड कर देता है और उसका जो हेड बनाता है उसे सामंत कहते हैं, यानी सामंत बनता है। तो ये जो इसका सामंत का विकास हुआ था, सामंतवाद का, इसका विकास हुआ था मध्यकाल में। राजा अपनी भूमि सामंतों को देता था, यानी वही जो मैंने बताया कि अलग अलग भागों में बांटकर सामंतों को दे देता था, और वे राज्य को बदले में सेना उपलब्ध कराते थे। इस व्यवस्था की सत्ता को सामंतों में बांट दी जाती थी, यानी पूरी व्यवस्था को जो है सामंतों में बांट दिया जाता था। आधुनिक राष्ट्रीय राज्य, 16वीं-17वीं शताब्दी में आधुनिक राष्ट्रीय राज्य का विकास हुआ। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और संप्रभुता की अवधारणा मजबूत हुई। नागरिकों के अधिकारों को महत्व मिलने लगा नागरिकों के अधिकारों को महत्व मिलने लगा और लिखित संविधान का निर्माण हुआ। यानी हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो पहले के राज्य थे वो कैसे थे कि वहां पे सामंत बनाए जाते थे। राजा होता था, वो अपने नीचे जो कुछ सामंतों का निर्माण करता था, बदले में वो कुछ रेवेन्यू देते थे, यानी कर वगैरह देते थे या फिर सेना उपलब्ध कराते थे, यानी प्रशासन में मदद करते थे। उसके बाद धीरे धीरे आधुनिक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हुई जो 16वीं-17वीं शताब्दी में हम देख सकते हैं। इसमें राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद, संप्रभुता की नींव रखी गई। लोकतांत्रिक और एक कल्याणकारी राज्य है, यानी लोकतंत्र मतलब आजाद, निष्पक्ष और कल्याणकारी राज्य है। वर्तमान समय में अधिकांश देश लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य हैं। ऐसे राज्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए भी कार्य करते हैं। भारत इसका एक प्रमुख उदाहरण हम देख सकते हैं। यानी वर्तमान समय में जो देश है वो सिर्फ एक कानूनी व्यवस्था नहीं बनाते हैं, बल्कि रोजगार, शिक्षा, सामाजिक मुद्दों और विकास के कार्यों पर भी कार्य करते हैं। आधुनिक राज्य की विशेषताएं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, संविधान के अनुसार शासन चलता है, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा की जाती है, कानून को समान रूप से पालन किया जाता है, सामाजिक न्याय और समान अवसर दिए जाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वतंत्र भागीदारी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पे राज्य का महत्व क्या है? समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यानी राज्य का जो प्रमुख कार्य होता है वो समाज में शांति सुरक्षा बनाए रखना होता है, कानून और न्याय व्यवस्था की स्थापना करना होता है, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना होता है, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना होता है, यानी आर्थिक और सामाजिक विकास होता रहे समाज का, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को मजबूत रखना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराना, ये मुख्य कार्य होता है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्ष के बिना आपका क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा है, इसलिए जरूर लिखिएगा। राज्य मानव समाज की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। इसका विकास आदिम कबीलों से शुरू होकर आधुनिक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य तक पहुंचा है। आज राज्य केवल शासन करने वाले संस्था नहीं है, बल्कि समाज, नागरिकों के स्वर्णिम विकास और सामाजिक न्याय, सुरक्षा, कल्याण का भी प्रमुख माध्यम है।
इसलिए एक मजबूत लोकतांत्रिक और उत्तरदायित्व राज्य किसी भी देश की प्रगति और स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी हम देखते हैं कि लास्ट में कि जो एक राज्य है उसमें उसकी शुरुआत किस कबीलों से हुई थी। पहले छोटे छोटे कबीले थे, उनके कबीलों के एक वो हुआ करते थे सरदार या फिर जो मुखिया हुआ करते थे, और फिर धीरे 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 उन्होंने जुड़ना शुरू किया और एक राज्य का निर्माण हुआ। पहले प्राचीन राज्य हुए और फिर धीरे धीरे आधुनिक हुए, जिन्होंने शिक्षा और अन्य मुद्दों पर भी काम करना शुरू किया, जैसे सामाजिक मुद्दे हो गए और आगे के। ठीक है, यहाँ पर है शक्ति और अगला क्वेश्चन है शक्ति और अधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। वैधता क्या है और शासक इसे क्या चाहते हैं। यानी हमें यहाँ पर जो है बताना है कि शक्ति और अधिकार में क्या अंतर है और वैधता क्या होती है, यानी वैलिडिटी क्या होती है, और शासक इसे क्या चाहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड प्रस्तावना से शुरू करेंगे। समाज और राजनीति में शक्ति, अधिकार और वैधता तीन प्रमुख अवधारणाएं होती हैं। यानी एक समाज की राजनीति में शक्ति, अधिकार और वैधता प्रमुख अवधारणाएं होती हैं। किसी भी राज्य या सरकार की सफल संचालन के लिए इन तीनों का सही संबंध होना आवश्यक है। शक्ति के माध्यम से शासन किया जाता है, अधिकार लोगों की स्वीकृति पर आधारित होते हैं, और वैधता शासन को स्वीकार्य प्रदान करती है। यानी हम देखते हैं कि तीनों जो है एक मुख्य आधार होते हैं किसी भी राज्य को शासन करने के लिए, किसी भी समाज में राजनीतिक व्यवस्था चलाने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि शक्ति का अर्थ, यानी शक्ति इधर किन बातों की बात कर रही है। शक्ति का अर्थ होता है दूसरों के व्यवहार, निर्णय, कार्यों पर प्रभावित करने वाले नियंत्रण की क्षमता, यानी वह क्षमता जो कि दूसरों के व्यवहार, निर्णय और कार्यों पर आधारित होती है। शक्ति का प्रयोग बल, धन, पद, कानून या अन्य संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। शक्ति का प्रयोग कभी कभी लोगों की इच्छा के विरुद्ध भी किया जाता है। यानी हम देखते हैं कि शक्ति का जो प्रयोग है वो धन, पद या कानून के संस्थान, यानी देखते हैं कि कौन कितना धनी है, या किसके पास किसकी कितनी ज्यादा ताकत है, या वो किस पद पर है, इस पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए पुलिस कानून का पालन कराने के लिए शक्ति का ही प्रयोग करती है, यानी उसके पास पद है, पुलिस अधिकारियों के पास अपना एक पद है। अधिकार का अर्थ, अधिकार वह शक्ति होती है जिसे समाज और जनता द्वारा वैध और उचित माना जाता है। जब लोग किसी व्यक्ति या संस्था के आदेश को स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं तब वह अधिकार कहलाता है। यानी वे जैसे मौलिक अधिकार है, सरकार ने बनाया है, लेकिन जनता पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन वो उन्हें दिए गए हैं, वो अपनी स्वेच्छा से वो उन्हें अधिकारों का पालन करते हैं, तो वो अधिकार है। अधिकार में बल प्रयोग की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि लोगों का विश्वास और सहमति उनके साथ पूरी हाँ होती है, यानी लोगों की स्वीकृति, सहमति हाँ पूरी देखने को मिलती है। उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए एक न्यायाधीश का निर्णय लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि उसे कानून द्वारा अधिकार प्राप्त है, यानी जो एक न्यायाधीश है उन्हें कानून द्वारा अधिकार दिया गया है न्याय करने का, तो इसीलिए जो वो निर्णय लेते हैं वो जनता को स्वीकार होता है। शक्ति और अधिकार के बीच अंतर, शक्ति होती है शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, इसमें बल और दबाव का प्रयोग होता है। शक्ति वैध या अवैध दोनों हो सकती है, लोग डर के कारण आदेश मान सकते हैं। शक्ति अस्थायी भी हो सकती है, यानी ओवरऑल जो शक्ति है वो दबाव, डर और वैध अवैध दोनों हो सकती है। ठीक है, अधिकार वैध और स्वीकृत शक्ति होते हैं, इसमें लोगों की स्वीकृति और विश्वास होता है। अधिकार हमेशा वैध माने जाते हैं, लोग स्वेच्छा से आदेश का पालन करते हैं। अधिकार में अस्पष्टता स्थायी होती है, यानी हम देखते हैं कि अधिकार जो है इन पर किसी का भी बल नहीं होता है, और शक्ति बलपूर्वक या दबाव इसमें इस्तेमाल किया जाता है। वैधता का अर्थ होता है कि जनता किसी सरकार, शासन या संस्था को उचित, न्याय संगत और स्वीकार्य मानती है। जब लोग यह विश्वास करते हैं कि शासक को शासन करने का अधिकार है तब उसे शासन को वैध माना जाता है। यानी वैधता वहां होती है जहां जनता स्वीकार, जैसे हम किसी पदाधिकारी को, जैसे मान लो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, अगर वो जनता की स्वीकृति से नियुक्त हुए हैं तो वो अच्छे से संचालन करेंगे, लेकिन अगर जनता का विरोध वहां होगा वहां तो वो एक वैध संचालन नहीं माना जाएगा। वैध लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, संविधान, कानून, न्यायपूर्ण नीतियां जनता का विश्वास प्राप्त करते हैं। यानी हम चुनाव में, संविधान में और कानून व्यवस्था में देखते हैं कि जनता का विश्वास वहां
होता है। अगला है शासक वैधता क्यों चाहते हैं। शासक वैधता इसलिए चाहते हैं क्योंकि इससे उनका शासन मजबूत होता है और स्थिर बना रहता है। जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए वैधता होने की पर लोग सरकार पर विश्वास करते हैं और उनके निर्णयों का सम्मान करते हैं। कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए जब जनता सरकार को वैध मानती है तो लोग स्वेच्छा से कानून पालन करते हैं। यानी जनता का विश्वास और उनका समर्थन पाने के लिए राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए वैध सरकार के खिलाफ विरोध और अशांति कम होती है। जहां सरकार सुचारू रूप से कार्य कर पाती है, यानी जहां सरकार जनता की मदद से बनी है, जनता के समर्थन से बनी है, वहां पर अशांति यानी विद्रोह का जो मामला है वो कम हो जाता है। बल प्रयोग की आवश्यकता कम, यानी जहां सरकार जनता के समर्थन से बनी है वहां बार बार पुलिस सेना का सहारा नहीं लेना पड़ता है। विकास कार्यों को सफल बनाने के लिए जनता के सहयोग से सरकार अपनी योजना नीति को प्रभावी ढंग से लागू कर सकती है। यानी जनता के भले के लिए कुछ योजनाएं वो ला सकती है जनता के समर्थन के साथ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने के लिए वैध सरकार को अन्य देशों में आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। यानी जब जो सरकार उसके देशवासियों ने स्वीकार कर ली उसे भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्वीकार कर लिया जाता है। इससे अच्छे संबंध और सहयोग बढ़ता है। जैसे मोदी जी हैं, उनको हमारे देश में इतना सम्मान मिलता है, तो वहीं बाहर भी हम देखते हैं कि बहुत हमारे जो मैत्रिक संबंध है और देशों से भी अच्छे होते जा रहे हैं। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। शक्ति, अधिकार और वैधता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। शक्ति केवल नियंत्रण की क्षमता है, जबकि अधिकार जनता द्वारा स्वीकार की गई वैध शक्ति होती है। वैधता किसी भी शासन की सफलता का आधार होती है, क्योंकि इसमें जनता का विश्वास, सहयोग और समर्थन मिलता है। इसलिए प्रत्येक शासक अपने शासन को वैध बनाने और बनाए रखने का प्रयास करता है, ताकि समाज में शांति, स्थिरता और विकास सुनिश्चित किया जाए। यानी हम देखते हैं कि एक शासन व्यवस्था जो है 3 स्तंभों पर खड़ी है: शक्ति, अधिकार और वैधता। ठीक है, यहाँ पे तीनों का मतलब अलग होते हैं और एक की भी कमी से शायद थोड़ा सा स्थिरता हिल सकती है एक सरकार की। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज थोड़ा सा गला भी खराब है तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। स्वतंत्रता क्या है? अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपके लिए था, मैं पूछने वाली थी, चलो बाद में पूछते। स्वतंत्रता क्या है? इस विचार की व्याख्या कीजिए कि लोकतंत्र समाज में स्वतंत्रता के लिए उचित सीमा की आवश्यकता हो सकती है। यानी हमें इसमें स्वतंत्रता के बारे में बताना है, स्वतंत्रता क्या होती है और लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्रता के लिए उचित सीमाएं क्या हैं। यानी कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक की स्वतंत्रता दूसरे पर हावी हो जाए, उसकी सीमाएं भी कुछ निर्धारित किए गए। जब भी हमें अधिकार दिए जाते हैं तो उनकी जो सीमाएं हैं वो भी दी जाती हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ, यानी इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, प्रस्तावना। स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करना, अपनी पसंद के जीवन के अनुसार जीवन जीना, शिक्षा प्राप्त करना, धर्म का पालन करने और अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अधिकार होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जीने का, अपनी मर्जी से कार्य करने का अधिकार है, बशर्ते कि उससे किसी और के अधिकारों का हनन ना हो, स्वतंत्रता का हनन ना हो। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति बिना किसी नियम या सीमा के कुछ भी करे। यदि हर व्यक्ति अपनी इच्छा का अनुसार कार्य करेगा तो दूसरों के अधिकारों का ध्यान नहीं रखेगा, तो इस समाज में, यानी सीधा सीधा मतलब यही है, जो समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्रता की उचित सीमाएं भी आवश्यक होती हैं। यानी सीधा सीधा मतलब यह है कि जब भी हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, साथ में उसकी सीमाएं भी दी गई हैं। जैसे अगर मान लो, अगर मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं कहीं पे अगर पब्लिक प्लेस पे कोई ऐसा कार्य कर रही हूँ जो और लोगों की स्वतंत्रता को हानि पहुंचा रहा है, या फिर उससे उनको अशांति महसूस हो रही है, तो इससे क्या होगा कि मैं जो है अशांति फैला रही हूँ। यानी मैं जो सामाजिक जगह है उस पर अशांति फैला रही है, यानी वो स्वतंत्रता सीमा से बाहर चली गई। यानी इसीलिए उनकी जो है कानून जरिए नियम कानूनों में उन्हें बांधा गया। यानी ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे किसी और के अधिकार, स्वतंत्रता की हानि ना हो। ठीक है, ज्यादा ही चला गया नीचे। स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ अनुचित बंधनों से मुक्त होता है। यानी अनुचित, जो बिल्कुल उचित नहीं है, उन बंधनों से मुक्त होता है। इसका मतलब होता है, आज प्रॉब्लम करनी है।
हाँ, इसका मतलब है कि व्यक्ति को ऐसे अधिकार और अवसर मिले जिससे वह अपने जीवन को विकास कर सके, यानी उन्हें अधिकार और ऐसे अवसर मिलने चाहिए जिससे वह अपने जीवन का विकास कर सके। स्वतंत्रता दो प्रमुख रूप होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति को अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाता है, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है कि इसमें अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप अलग होता है, और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है, इसमें राज्य व्यक्ति की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समान अवसर उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी क्षमता को पूरा विकास कर सके, यानी जो भी उनकी क्षमता है पूरा विकास से कर सके। लोकतंत्र में स्वतंत्रता का महत्व, एक सेकेंड बस इसको मैं पूरा नीचे कर लूं, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है। इसके बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता के कारण क्या है, नागरिक अपने विचार खोलकर व्यक्त कर सकते हैं, लोग अपनी पसंद का प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं, धर्म संस्कृति का पालन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, यानी अगर उन्हें सरकार की कोई बात पसंद नहीं आ रही तो उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, यानी जब नागरिकों को बोलने का अधिकार होगा, आजादी का अधिकार होगा, वहां एक स्वतंत्र सरकार, लोकतंत्र सरकार की नींव रखी जा सकती है। स्वतंत्रता पर उचित सीमाएं क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन हर व्यक्ति को स्वतंत्रता वहीं तक है जहां वह दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है, यानी अगर मैं कोई ऐसा कार्य करूं जो दूसरों के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को हानि पहुंचा रहा है तो वो मेरी स्वतंत्रता के दायरे से बहुत बाहर निकल जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता पर कुछ उचित और कानूनी सीमाएं आवश्यक है, यानी अगर मुझे जीवन का अधिकार है तो दूसरे को भी जीवन का अधिकार है। तो इसका मतलब अगर मैं स्वतंत्र हूं तो किसी का मर्डर तो नहीं कर सकती, किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार तो नहीं कर सकती। अगर मैं स्वतंत्र हूं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चोरी भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन उससे क्या होगा कि मैं एक किसी और की संपत्ति को चुरा रही हूँ, तो उससे क्या होगा कि उसकी स्वतंत्रता, उसकी जो प्राइवेसी है मैं उसको खराब कर रही हूँ, उसके जो अधिकार है उनको हनन कर रही हूँ। दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए यदि किसी व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता दी जाएगी तो वह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। इसलिए कानून सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, यानी किसी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है अगर उसको असीमित रूप से दी जाएगी तो वो दूसरों की स्वतंत्रता को हानि पहुंचा सकता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, यानी लड़ाई झगड़े ना हो, विद्रोह ना हो। अगर मान लो मुझे पूरी स्वतंत्रता और मैं कोई लड़ाई करना चाहती हूँ तो ये देश के हित में नहीं होगा, इसलिए इसकी सीमाएं भी उचित है। यदि कोई व्यक्ति हिंसा फैलाए, दंगा करे या अपराध करे या इसे स्वतंत्रता के नाम दे तो वो समाज में अशांति समाप्त हो जाएगी, इसलिए कानून आवश्यक है। यानी कोई हिंसा करके, अपराध करके उसे स्वतंत्रता का नाम दे देगा तो वो एक उचित उदाहरण नहीं है, उससे क्या होगा, समाज की शांति खराब हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा और एकता बनाए रखने के लिए कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, यह लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक होता है। अगला है सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए धर्म, जाति, भाषा के आधार पर नफरत फैलाने वाले भाषण समाज को में तनाव पैदा कर सकते हैं, इसलिए ऐसे कार्यों पर कानूनी रोक लगाई जाती है। यानी अगर आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, तो आप एक उचित बात पर बोल सकते हैं, ना कि ऐसा कोई भाषण दे जिससे किसी धर्म या जाति या किसी भाषा पर तनाव कंस हो जाए या विद्रोह उत्पन्न हो जाए। सार्वजनिक हित के लिए महामारी, प्राकृतिक आपदा, आपातकाल जैसी परिस्थितियों में सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ स्थायी अस्थायी जो प्रतिबंध लगा देती है। यानी कुछ मामलों में जैसे आपको कहीं भी घूमने की आजादी है, लेकिन कोरोना टाइम पर आपको घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया था क्योंकि उस समय महामारी की सिचुएशन थी, उस टाइम पे आपका बाहर निकलना उचित नहीं था। ठीक है, तो ये सार्वजनिक हित के लिए होता है। भारतीय संविधान और स्वतंत्रता,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को कई महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, किसी भी स्थान पर रहने की स्वतंत्रता, व्यवसाय या रोजगार चुनने की स्वतंत्रता। लेकिन संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि स्वतंत्रता में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी स्वतंत्रता के साथ साथ आपको उचित प्रतिबंधों का भी सामना करना होता है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध रोकने के लिए, इन मामलों के लिए हमें जो है सीमाएं भी तय करनी होती है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। निष्कर्ष के बिना क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा है, इसलिए जरूर लिखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्त प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है और लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है, यानी स्वतंत्रता जो है प्रत्येक नागरिक को उनका अपना खुद का अधिकार है और वो लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र का मतलब भी क्या होता है? आजादी। और आजादी किससे होगी? जब आपको स्वतंत्रता मिलेगी तभी तो। यह व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने और अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर देती है। लेकिन स्वतंत्रता का तभी सार्थक होती है जब अपने साथ जिम्मेदारी, कानून का पालन भी हो। इसलिए लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्रता पर उचित और न्यायसंगत सीमाएं आवश्यक है, ताकि सभी नागरिक समान रूप से अपने अधिकारों का आनंद ले सके और समाज में शांति, सुरक्षा और न्याय बना रहे। और यही संतुलन एक सफल और मजबूत लोकतंत्र की पहचान है, यानी दूसरे की स्वतंत्रता हानि भी ना पहुंचे और वो अपना व्यक्तित्व का भी विकास कर सके। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों को परिभाषित करना है और अधिकार किस प्रकार दावों और कर्तव्यों से संबंधित है, ये हमें बताना है। इंट्रोडक्शन प्रस्तावना से शुरू करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए उसे कुछ आवश्यक सुविधाएं और स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। इन्हीं आवश्यक सुविधाएं और स्वतंत्रताओं को अधिकार यानी राइट्स का नाम दिया गया है, यानी जो भी हमें जीवन में जीने का अधिकार है, कहीं भी आने जाने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है और समानता का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, ये जीवन के मूलभूत तत्व होते हैं, तो इन्हीं को हमने अधिकार का नाम दिया है। अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, स्वतंत्रता, समानता की रक्षा करते हैं। लेकिन अधिकार केवल सुविधाएं नहीं है, इनके साथ जिम्मेदारी और कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। इसलिए अधिकार, दावे, कर्तव्य एक दूसरे से गहरे रूप से संबंधित है, यानी अधिकार एक और हमें अधिकार और एक और हमें कर्तव्य भी निभाने होते हैं। हमें सरकार अगर कुछ अधिकार देती है तो बदले में हमें कुछ नैतिक कर्तव्यों का भी पालन करना होता है, जैसे अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, जो हमारे देश पर शहीद हुए हैं उनका सम्मान करना, जिन्होंने हमारे आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी उनका भी सम्मान करना, सार्वजनिक जगहों पर जो है हिंसा ना फैलाना, ये सब जो कुछ नैतिक कर्तव्य है वो हमें निभाने होते हैं। अधिकार की परिभाषा। अधिकार वे वैध और सामाजिक रूप से स्वीकृत दावे होते हैं जिन्हें राज्य और समाज मान्यता देते हैं, यानी वे अधिकार बनते हैं जिन्हें समाज और राज्य यानी सरकार मान्यता देती है, जिनकी रक्षा कानून द्वारा की जाती है, यानी जैसे हमारे मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, सुरक्षा, गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं, यानी हमारे विकास, हमारे व्यक्तित्व का विकास में स्वतंत्रता, अधिकार बहुत महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। सरल शब्दों में कहें तो अधिकार वे सुविधाएं और स्वतंत्रताएं हैं जिन्हें हर व्यक्ति अपने विकास और संपूर्ण जीवन के लिए प्राप्त करता है, सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए उपयोग करता है। कुछ विशेषताएं होती हैं अधिकार की, उसे पढ़ लेते हैं। अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अधिकार को कानून द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होता है। अधिकारों के साथ कर्तव्य का विपालन आवश्यक होता है। अधिकार समाज और राज्य को मान्यता प्राप्त करते हैं और अधिकार का उपयोग सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर किया जाता है, यानी अधिकार जो है मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो नागरिकों को संरक्षण प्रदान करते हैं, यानी सुरक्षा प्रदान करते हैं और अपने कर्तव्य, जब आपको अधिकार दिए जाते हैं उसके साथ कर्तव्य भी दिए जाते हैं। ये अधिकार और दावों का संबंध। अधिकार वास्तव में वैध दावे होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन, स्वतंत्रता, शिक्षा, समानता की और सुरक्षा की मांग करता है तो वो मांग को कानून और समाज स्वीकार करते हैं, तब वह दावा अधिकार बन जाता है, यानी जो वे अधिकार जो जिसकी मांग एक व्यक्ति द्वारा की गई है, समाज द्वारा की गई है, उसे दावा अधिकार के रूप में कहा जाता है। उदाहरण के लिए
प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यानी प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना उसका अपना अधिकार है। नागरिकों को मतदान करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को समान व्यवहार पाने का, यानी हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार हो, ये उसका अधिकार है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हर अधिकार किसी न किसी वैध दावे पर आधारित है, यानी हर अधिकार किसी न किसी दावे पर आधारित होता है। अधिकार और कर्तव्य का क्या संबंध है? अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, वहीं कर्तव्य एक सुनिश्चित करते हैं कि वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए करे, यानी किसी और की स्वतंत्रता का हनन वहां ना हो। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने ही अधिकार की बात करे तो प्रत्येक अपने कर्तव्यों का पालन ना करे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। यानी सिर्फ अधिकार 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 अगर एक व्यक्ति कहे और कर्तव्यों का पालन ना करे, दूसरों के अधिकार स्वतंत्रता का वो सम्मान ना करे, गरिमा का सम्मान ना करे, तो वहां पे अराजकता फैल सकती है, अशांति फैल सकती है। उदाहरण के लिए हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम किसी की भावनाओं को अनावश्यक रूप से आहत ना करें। यानी हमें बोलने का अधिकार है, पर हम किसी को कुछ गलत तो नहीं बोल सकते हैं। हमें शिक्षा का अधिकार है, लेकिन विद्यार्थियों का कर्तव्य ईमानदारी से अध्ययन करना। हमें जैसे शिक्षा का अधिकार है तो हमें ईमानदारी से पढ़ने का कर्तव्य निभाना चाहिए। हमें स्वच्छ वातावरण का अधिकार है, यानी हमें हमारे आसपास एक स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, हमारा अधिकार है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम वातावरण को प्रदूषित ना करें और पेड़ लगाएं और वातावरण को स्वच्छ रखें। हमें संपत्ति का अधिकार है, लेकिन दूसरों की संपत्ति का सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है। यानी अगर हम कहीं घर बनाना चाहते हैं तो ऐसे ना बनाए कि किसी और का घर टूट जाए, यानी किसी और का घर खराब हो जाए, या फिर ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे प्रकृति को कोई हानि पहुंचे। अगला है, इस प्रकार एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य से जुड़ा होता है। लोकतंत्र में अधिकारों का महत्व। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये नागरिकों की स्वतंत्रता और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देते हैं। अधिकार के माध्यम से नागरिक सरकार की आलोचना कर सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, न्याय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कर्तव्यों का पालन करके नागरिक लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। यानी एक तरफ हम अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार हमें बहुत सारी अधिकार देता है कि जैसे हम वोट डाल सकते हैं, अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं, जी भर के जो है कहीं पे भी घूम सकते हैं, हमें जीवन का अधिकार है, अभी अपनी बातें बोलने का अधिकार है। अगर सरकार का कोई नीति हमें पसंद नहीं आ रही है, हमारे हित में नहीं है, तो हम उसके खिलाफ जो है शांतिपूर्ण जो है आंदोलन कर सकते हैं। ये आंदोलन भी शांतिपूर्वक, ऐसा ना हो अहिंसा फैला दे, ठीक है। उसके साथ साथ कर्तव्य है कि जैसे अभी ऊपर पढ़े कि शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन बच्चों का कर्तव्य है पढ़ना। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। अधिकार मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा प्रदान करते हैं। अधिकार केवल व्यक्ति को लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज में समग्र विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक अधिकार किसी न किसी वैध दावे पर आधारित होता है। उसके साथ एक कर्तव्य भी जुड़ा होता है। इसलिए एक आदर्श नागरिक वही है जो अपने अधिकारों का उचित उपयोग करे और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे। अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन ही एक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज का आधारशिला है। यानी हमें अधिकार कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। जहां अधिकार हमें सरकार देती है तो हमें सरकार के प्रति, जहां देश हमें अधिकार देता है वहां हमें देश के प्रति नैतिक कर्तव्यों को निभाना चाहिए। एक समाज में नैतिकता को बनाए रखना चाहिए, जिससे अपनी स्वतंत्रता भी बने रहे और दूसरे की स्वतंत्रता को भी हम हानि ना पहुंचाएं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो है खत्म होते हैं। अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर आप ये पेपर दे रहे हैं तो आपको फेल नहीं देना है, तो इसका मतलब आपके पास ही लास्ट चांस है इस टॉपिक, इस चैप्टर, इस क्वेश्चन के बारे में लिखने का। यानी भर के आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है। उसके हिसाब को आपको करना है कि अगर आप 2 क्वेश्चन कर दें और बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम ना बचे, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर टाइम डिसाइड कीजिए, प्रॉपर पेज डिसाइड कीजिए कि आपको एक क्वेश्चन में कितना लिखना है, और उदाहरण और ऐड कीजिए। उससे क्या लगता है कि एग्जामिनर को आपकी जो कॉपी है वो अट्रैक्टिव लगती है, और उससे क्या करता है, उसको लगता है कि बच्चे को इस चीज़ की नॉलेज है, इसलिए एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।